जय हिंद बालकों। आज जो हम लोग जिस लेक्चर को सीखने जा रहे हैं उस लेक्चर में हम लोग बेसिकली आज जो सीखेंगे वो दो चीज़ें सीखेंगे। एक तो जो केमिस्ट्री का बेसिक टर्म है और दूसरा जो कि मैथ के बेसिक टर्म है। और इन दोनों बेसिक टर्म का इस्तेमाल हमें आयनिक इक्विलिब्रियम की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज होता है। तो आपको ये दोनों ही टर्म को सीखना पड़ेगा। बेसिकली आपको तीन चीज़ें चाहिए अगर आप आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से डील करना चाहते हैं, स्पेशली न्यूमेरिकल और जो एनालिटिकल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको आना चाहिए कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट एंड मिली इक्विवेलेंट। ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। सबसे पहला तो ये केमिस्ट्री वाले पोर्शन से आ गया। दूसरा, चूंकि आयनिक इक्विलिब्रियम में जितनी आपकी मैथमेटिकल फॉर्मूले वो सब लॉग का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें दोनों प्रकार के टर्म होते हैं, लॉग वाले भी, और आपको जब उसे बैक करना होगा तो एंटी लॉग भी आपको आना चाहिए। यानी कि आपको दूसरा कंसेप्ट पता हो, कंसेप्ट ऑफ लॉग, और तीसरा किस तरीके से हम डील करेंगे कंसेप्ट ऑफ एंटी लॉग। तो अगर ये तीनों कंसेप्ट आपको आते हैं तब आप आयनिक इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। लेकिन तीनों में से कोई भी एक मिसिंग है या दो मिसिंग है या तीनों मिसिंग है तो आप जगह जगह पे सवालों में उलझते रहेंगे और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट चाहिए तो आपको ये तीनों टर्म सीखने पड़ेंगे। तो हम लोग इस लेक्चर में एक एक टर्म की बात कर लेते हैं। इक्विवेलेंट का कंसेप्ट भी सीख लेते हैं, थोड़ा सा लॉग का सीख लेंगे, थोड़ा सा किसका, आपका एंटी लॉग का सीखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम आते हैं कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट। क्या है इक्विवेलेंट आपके हिसाब से? क्या थिंकिंग है आपकी इक्विवेलेंट की? तो अगर आप हमारा बेसिक लेक्चर देखेंगे तो इक्विवेलेंट वेट पर हमने एक लेक्चर दिया हुआ है, लिंक भी उसका मौजूद है यहाँ पर, तो आप उससे भी क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल अगर मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की बात करूँ तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आप कुछ न समझें, इसको कॉइन समझ लें, करेंसी समझ लें, ठीक है। कॉइन या करेंसी आप समझें किसी केमिकल रिएक्शन की, खास तौर से ऐसी रिएक्शन जिसमें कि दो रिएक्टेंट या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जो वो रिएक्ट करते हैं वो एक नंबर के टर्म में रिएक्ट करते हैं और उसी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। जैसे हमारी अपनी दुनिया है तो हमारी अपनी दुनिया में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके का काम करते हैं। कारपेंटर है, आपका वर्कर है, आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, टीचर है, डॉक्टर है, तो सभी काम करते हैं। लेकिन सभी के काम को हम लोगों ने आपस में एक्सचेंज करना सीखा है, उसके काम को लाइफ लॉन्ग स्टोर करना सीखा है। किसके टर्म में? रुपए के टर्म में। वो जो भी काम करता है उसका एक अमाउंट बना दिया गया है, जितने समय तक काम करेगा वो अमाउंट स्टोर करते चले जाते हैं। तो हम कारपेंटर के काम को डॉक्टर के काम से या डॉक्टर के काम को इंजीनियर के काम से कंपेयर करते हैं। कैसे? सभी चीज़ों को रुपए के रूप में निकाल लिया और रुपए के थ्रू एक दूसरे में क्या कर लिया, आपका एक्सचेंज कर लिया। तो वैसे ही हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन की एक करेंसी चूज कर रखी है जिसका नाम है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। कोई पूछे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है क्या, तो ये सिर्फ एक नंबर है, सिर्फ एक संख्या है। जैसे कि रुपया, रुपया भी क्या है, आपका नंबर है, लेकिन ये पूरी दुनिया के हर तरीके के लोगों को जो कि अलग अलग तरीके के काम कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, उनको उसमें जुड़े हुए, और हम उसकी तर्ज पर चीज़ों को एक दूसरे में बदल लेते हैं। नहीं तो मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, मेरे पास एक स्टूडेंट आए, कहे कि सर मुझे आप केमिस्ट्री सिखा दीजिए और मेरे पापा किसान हैं, बदले में मैं आपको 20 कुंटल गेहूँ दे देता हूँ। तो एक बात बताओ, 10 कुंटल 20 कुंटल गेहूँ अगर 10 स्टूडेंट आके देने लगे तो पूरी क्लासरूम भर जाएगी कि नहीं भर जाएगी? तो हमने उस स्टूडेंट को और केमिस्ट्री को आपस में रिलेट किया। कैसे रिलेट किया?
हमने क्या किया, या हमने एक सिस्टम बना रखा है जिसमें वो अपना गेहूं को बेच करके भी रुपए में कन्वर्ट कर लेता है, हम भी अपनी केमिस्ट्री सिखाने को लेकर के भी रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं, और दोनों एक दूसरे को उस रुपए के माध्यम से एक्सचेंज हो जाते हैं। नहीं तो मुझे दूध लेना हो तो मैं किसी दूध वाले के पास जाऊँ और कहूँ भैया ऐसा है, मोल कंसेप्ट सीख ले, बदले में 2 लीटर दूध दे दे, तो बेकार बात होगी कि नहीं होगी। मैं भी अपना सामान सिखा करके पैसा बनाता हूँ, वो भी अपना सामान बेच करके पैसा बनाता है, और हम दोनों एक दूसरे से पैसे के रूप में इंटरचेंज करते हुए सामान क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के आप इस बात पे सहमत हो गए कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट करेंसी है, नंबर है जिसके रूप में केमिकल स्पीसीज आपस में क्या करेंगे, आपका रिएक्ट करेंगे। चलेगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है, A 2B से रिएक्ट करके 3C और 4D दे रहा है, D E से रिएक्ट करके 4C और F दे रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये आपस में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसका भी एक रूल बना है, एक नियम बना है। इस रूल को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स। क्या मतलब है भाई इक्वल नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट का? क्या मतलब कि किसी कंप्लीट रिएक्शन में जो भी केमिकल स्पीसीज आपस में रिएक्ट करेंगे उनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होंगे, आपका सेम होंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होंगे, आपके सेम होंगे, तभी वो आपस में रिएक्ट करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि 10 इक्विवेलेंट A का, तो B के कितने इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा, तो वो 10 ही होगा, तभी ये इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट चलेगा। एक स्टूडेंट ने पूछा सर जरूरी है कि हर रिएक्शन में रिएक्ट करने वाली स्पीसीज बराबर नंबर में इक्विवेलेंट ले? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, ये हो सकता है कि किसी का कम हो, किसी का ज्यादा हो। तब ऐसी स्थिति में जिस केमिकल स्पीसीज के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सबसे कम होंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सबसे कम होंगे, लीस्ट होंगे, वो काम करता है लिमिटिंग रिएक्टेंट का। किसका काम करेगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट का। और उसी के जो इक्विवेलेंट हैं सामने वाले के इक्विवेलेंट से रिएक्ट करें। जैसे A के 10 अगर मैं मान लूं और B के 30 मान लूं, तो यहाँ A लिमिटिंग रिएक्टेंट बनेगा और इसके 10 इक्विवेलेंट से B के केवल 10 ही इक्विवेलेंट क्या करेंगे, आपका रिएक्ट करेंगे, और C के 10 बनेंगे और D के 10 बनेंगे। यहाँ पर अगर D के 10 हैं तो वो E के 10 ही से रिएक्ट करेंगे, और C के 10 बनेंगे और F के क्या बनेंगे, 10 बनेंगे। बाकी जो भी केमिकल स्पीसीज का अगर लिया गया है जरूरत से ज्यादा है तो वो पड़ा रहेगा, वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। चलेगा। तो ये जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट तुम लिख दे रहे हो, जो संख्या लिख दे रहे हो, इसको केमिकल स्पीसीज से निकालने का तरीका भी है। इसको हम मोल से भी जोड़ सकते हैं, मोलरिटी से भी जोड़ सकते हैं, अदर कंसंट्रेशन टर्म से भी जोड़ सकते हैं, मास से भी जोड़ सकते हैं। तो ये बातें हम कैसे निकालते हैं, इस चीज को हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे आएगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसी केमिकल स्पीसीज का कैसे आएगा और एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में हम कैसे रिलेशन बनाएंगे। तो बेसिकली अगर आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना है तो आप दिए गए केमिकल स्पीसीज के मास को ग्राम में लीजिए। केमिस्ट्री में मास और वेट में कोई फर्क नहीं होता क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं जिस पर कि ग्रेविटी के इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट मानते हैं। तो हम केमिकल स्पीसीज के मास को अगर इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दें और इक्विवेलेंट वेट निकालना आपने बेसिक केमिस्ट्री में सीखा होगा तो भी आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप जानते हैं कि इक्विवेलेंट वेट को हम मोलर मास बटे वैलेंसी फैक्टर लिखते हैं। तो वैलेंसी फैक्टर अगर बटे में है तो यहाँ ऊपर चला आएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, नंबर है क्योंकि जो ऊपर यूनिट है वही नीचे कैंसिल होकर के सिर्फ नंबर बचेगा। इसी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को लिखने का एक तरीका आपके पास ये भी है कि
मास बटे मोलर मास को आप नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं उस स्पीसीज का गुणे वैलेंसी फैक्टर। तीसरा तरीका, अगर सॉल्यूशन स्टेट में यही कंपाउंड मौजूद है तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का लिखा जा सकता है मोलरिटी गुणे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में गुणे वैलेंसी फैक्टर। इसी को तुम नॉर्मेलिटी के टर्म में भी लिख सकते हो। कैसे? मोलरिटी गुणे वैलेंसी फैक्टर ये होता है नॉर्मेलिटी गुणे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? आपका लीटर में। इसी को अगर आप चाहो तो गैसियस स्पीसीज अगर मौजूद है तो इस गैस के मोल को वॉल्यूम एट एनटीपी इन लीटर बटे 22.4 लीटर गुणे वैलेंसी फैक्टर कर सकते हो। वैलेंसी फैक्टर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वैलेंसी फैक्टर के लिए आपको बताया गया था कि ये रिएक्शन के ऊपर निर्भर करेगा और साथ में पार्टिसिपेट करने वाली स्पीसीज के आधार पर बताया जाएगा। जैसे अगर रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन की है तो मैंने आपसे कहा था कि इसके कंपोनेंट एसिड और क्या होंगे? बेस होंगे। एसिड का वैलेंसी फैक्टर जितने डिस्प्लेसेबल H+ आयन होंगे न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन में उसको बोलेंगे। यानी एक मोल एसिड के द्वारा जितने मोल H+ आयन दिया जाएगा, जितने हैं वो नहीं, जितना दिया जाएगा वो उसका क्या होगा? आपका वैलेंसी फैक्टर। इसी तरीके से बेस के लिए एक मोल बेस के द्वारा जितने मोल OH आयन दिया जाएगा न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन, ये बेस का वैलेंसी फैक्टर होगा। अच्छा, एसिड बेस हो गई तो दूसरी पॉपुलर रिएक्शन आपके पास होती है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के जो कंपोनेंट होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और क्या कहलाते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। तो इसका वैलेंसी फैक्टर निकालने का कंसेप्ट ये बताया गया था कि एक मोल कंपाउंड के द्वारा जितने मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है दी गई रेडॉक्स रिएक्शन में, वो उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वैलेंसी फैक्टर होता है। या आप इसको ऐसे भी दिमाग में रखते हो कि टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर वन मोल कंपाउंड इज नोन एज वैलेंसी फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर से रिपीट कर दूं, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर वन मोल कंपाउंड इज नोन एज वैलेंसी फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट के लिए बोलो तो एक मोल कंपाउंड के द्वारा जितने मोल इलेक्ट्रॉन दिया जाता है उसकी संख्या को उस रिड्यूसिंग एजेंट का क्या कहेंगे? वैलेंसी फैक्टर कहेंगे। या इसको ऐसे बोल सकते हो कॉमन लैंग्वेज में कि टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर वन मोल कंपाउंड इन रेडॉक्स रिएक्शन इज नोन एज वैलेंसी फैक्टर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए, तो इन चारों का छोटा छोटा एग्जांपल है। जैसे अगर मैं कहूं कि H2SO4 है तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हमेशा तो होगा? बिल्कुल नहीं। ये इस बात से तय होगा कि ये कितने H आयन डिस्प्लेस कर रहा है। अगर मैं NaOH के एक मोल को यहाँ पर लूँ और कहूँ कि मेरा प्रोडक्ट बना NaHSO4 और वाटर, तो है भले दो लेकिन निकला एक है, इसलिए यहाँ इसका वैलेंसी फैक्टर 1 कहलाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसी H2SO4 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करूं और कैल्शियम सल्फेट बनाऊं और फिर बने वाटर, तो यहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन 2 है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन से वैलेंसी फैक्टर नहीं तय होता, इस बात से तय होता है कि दी गई रिएक्शन में एक मोल कंपाउंड के द्वारा न्यूट्रलाइजेशन के लिए कितने मोल H आयन दिया जा रहा है। तो यहाँ पर 1 मोल दिया गया था जबकि यहाँ पर 2 मोल दिया जा रहा है, इसलिए इसी H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 2 होगा। तो आई होप दैट कि आप इस चीज को समझ रहे होंगे कि हम अगर न्यूट्रलाइजेशन चेक कर रहे हैं तो एसिड बेस कंपाउंड में कितने H आयन या कितने OH आयन न्यूट्रलाइजेशन के लिए दिया जा रहा है, उससे उसका वैलेंसी फैक्टर तय करेंगे। क्लियर हो गई बात? अब आते हैं हम लोग किसी रेडॉक्स रिएक्शन। तो अगर हम रेडॉक्स रिएक्शन में आएंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा। तो मैंने कहा एक मोल कंपाउंड के द्वारा जितना चेंज आता है ऑक्सीडेशन नंबर में, वो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का वैलेंसी फैक्टर है। बस अंतर इतना ही होता है कि
कि वो चेंज एक्सेप्ट किया जाता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वही चेंज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर डोनेट किया जाता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे पास देखिए ये फेरस सल्फाइड है जो कि फेरिक आयन में और SO2 में कन्वर्ट होता है, ठीक। तो यहां पर ये +2 से +3 और ये -2 से +4 हुआ, यानी ये यहां कैसे काम कर रहा है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो मुझे अगर इसका वैलेंसी फैक्टर निकालना है तो मैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा टोटल। तो एक बात बताओ, +2 से +3 होना 1 का चेंज और -2 से +4 का होना 6 का चेंज। तो इस 1 मोल कंपाउंड के लिए टोटल चेंज कितने का हुआ 7 का। तो यहां इसका जो वैलेंसी फैक्टर आएगा वो 7 आएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि किसी रिडॉक्स रिएक्शन में 1 मोल ये कंपाउंड 7 मोल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आपका रिलीज करेगा। 1 मोल कंपाउंड 7 मोल इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, चलेगा। तो हम इस तरीके से ऑक्सीडाइजिंग हो या रिड्यूसिंग हो पहले टोटल चेंज निकालते हैं, फिर 1 मोल के लिए देखते हैं और उसको उसका वैलेंसी फैक्टर कहते हैं, चलेगा। तो इस तरीके से हम इन फॉर्मूलों के माध्यम से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल लाते हैं। मैं आपको एक बात और बताऊं कि ये जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है ये चार्ज के लिए भी निकाला जा सकता है। ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो है गैस के लिए किसी और प्रेशर और टेम्परेचर पर भी निकाला जा सकता है। कैसे? तो यही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अगर आपको चार्ज के लिए निकालना है तो दिए गए चार्ज को जो कि कूलम्ब में हो उसको 96,500 से भाग दीजिए। यही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अगर किसी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसी गैसियस मैटर के लिए निकालना हो, किसी और प्रेशर और टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम दिया हो तो PV/RT ये मोल होता है गुणे वैलेंसी फैक्टर। तो आप इस तरीके से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का फायदा ये हुआ कि हमने केमिकल स्पीसीज का नंबर जान लिया और चूंकि हमें पता है कि एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के साथ अगर कंप्लीट रिएक्शन करे तो जितना इक्विवेलेंट इसका होगा उतना ही इक्विवेलेंट इसका भी होगा। और जैसे ही स्पीसीज का अगले वाले का इक्विवेलेंट पता लग गया तो फिर हम इन फॉर्मूलों की सहायता से सवाल में जो कुछ भी पूछा होगा, चाहे मोल पूछे, मोलरिटी पूछे, नॉर्मेलिटी पूछे, वॉल्यूम पूछे, चार्ज पूछे, करंट पूछे, हम उसमें कन्वर्ट हो सकते हैं। क्लियर है हमारी बात? बोलो भाई। एक चीज और, चूंकि इक्विवेलेंट एक बड़ा टर्म है, जैसे मैं कहूं कि डॉलर एक बड़ी करेंसी है तो उससे छोटी करेंसी भी चलती है जिसको हम सेंट बोलते हैं। तो वैसे ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसी केमिकल स्पीसीज के लिए बड़ी करेंसी है, तो इससे छोटी करेंसी यूज की जाती है नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, चलेगा। और दोनों में रिलेशन ये होता है कि नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट जो आता है, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट जो होगा वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में 1000 से अगर आप गुणा कर देंगे तो आपको मिली इक्विवेलेंट की संख्या मिल जाएगी। बाकी कोई फर्क नहीं है, कंसेप्ट में कोई फर्क नहीं है। क्लियर है हमारी बात? बोलो भाई, कर लोगे? कोई दिक्कत? दो छोटे छोटे सवाल से हम अपनी बात को क्लियर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर मैं आपसे ये पूछूं सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये पूछूं कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एंड नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट of 2 molar
300 मिलीलीटर कैमेनोफोर सॉल्यूशन इन एसिडिक मीडियम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, सिर्फ लैंग्वेज क्लियर कर रहा है। तो तुम्हें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट अगर बताना है तो ये बताओ कैमेनोफोर अगर एसिडिक मीडियम में लिया जाता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आता है? 5। क्यों 5 आता है? क्योंकि कैमेनोफोर एसिडिक मीडियम में Mn+2 में बदलता है। ये रिएक्शन बेसिक है, आपने याद की होगी। और जब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +7 से +2 हुआ तो कितने का चेंज आएगा? 5 का। जैसे ही ये बात क्लियर हो गई तुम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल सकते हो केमिकल स्पीसीज का, कैमेनोफोर का। क्या आएगा? मोलरिटी और वॉल्यूम के टर्म में क्या था? मोलरिटी गुणे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में गुणे वैलेंसी फैक्टर, यही ना। तो मोलरिटी की जगह क्या लिखोगे? 2। वॉल्यूम की जगह कितना रखोगे? 300। तुम्हें ये लीटर में रखना है, ये कितने दिया है? मिलीलीटर। तो 1000 से डिवाइड कर दो। और कैमेनोफोर का वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया? 5। बोलो भाई, 5 दूनी 10 यानी 3 क्या? कुछ नहीं। क्यों कुछ नहीं? संख्या है, नंबर है। अच्छा, इसी सवाल में अगर पूछा जाता कि नहीं भाई आप नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट को बताओ, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट को बताओ, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में हम 1000 से गुणा करते, तो इक्विवेलेंट की संख्या 3 आ गई, 1000 से गुणा कर दो 3000 हो गई। तो इस क्वेश्चन में 3 इक्विवेलेंट कैमेनोफोर के लिए गए हैं या 3000 मिली इक्विवेलेंट कैमेनोफोर के लिए गए हैं। तो क्या आप इन डाटा से इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट में नहीं बदल सकते, या इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट से इन डाटा में नहीं बदल सकते? जैसे चलो एक क्वेश्चन मैं रखता हूं, एक क्वेश्चन मैं रखता हूं। Calculate molarity and normality of H2SO4 solution. Calculate molarity and normality of 2 liter H2SO4 solution in neutralization reaction. In neutralization reaction, if in neutralization reaction if 10 equivalents of H2SO4 is present in this solution, अगर सॉल्यूशन में H2SO4 के 10 इक्विवेलेंट मौजूद हैं तो मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल, मास बताइए H2SO4 का। तो एक बात बताओ, अगर मोलरिटी के टर्म में मुझको लिखना हो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोलरिटी गुणे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में गुणे वैलेंसी फैक्टर, यही ना। तो मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की जगह यहाँ 10 रख दूं। मोलरिटी मुझे निकालनी है, वॉल्यूम सॉल्यूशन का 2 लीटर है, वैलेंसी फैक्टर, अगर न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन है, एसिड बेस दिया है और लिखा नहीं, तो ऐसी स्थिति में कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन मानिए। और जब आप कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन मानेंगे तो एसिड और बेस में जितने डिस्प्लेसेबल H+ या OH- आयन होंगे वही उस एसिड और बेस का क्या होगा? आपका वैलेंसी फैक्टर होगा। तो यहाँ H2SO4 में मैक्सिमम डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन 2 है, और अगर 2 है तो यही इसका वैलेंसी फैक्टर है। तो यहां से मोलरिटी आ गई 10/4 यानी 2.5। बोलो भाई, इसी सवाल में अगर वो कहता कि नहीं हमको आप नॉर्मेलिटी बताइए, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी गुणे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। तो यही 10 बराबर होता
नॉर्मेलिटी गुणे 2 के, तो नॉर्मेलिटी यहाँ कितना निकल करके आ जाता है 5। इसी सवाल में अगर वो कहता कि नहीं आप मुझे नंबर ऑफ मोल H2SO4 के बताइए, तो अगर वो नंबर ऑफ मोल्स की बात करता तो मैं लिखता कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल गुणे वैलेंसी फैक्टर। तो ये 10 था, नंबर ऑफ मोल निकालना था, वैलेंसी फैक्टर कितना है 2 है। बोलो भाई, तो यहां से जो नंबर ऑफ मोल निकल करके आएगा वो कितना आ गया 5। बोलिए। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि हम अगर इक्विवेलेंट केमिकल स्पीसीज का पता लग जाए तो ऐसी स्थिति में हम उस स्पीसीज का मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मास, वॉल्यूम, चार्ज, ये सारे फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर ये सारी चीजें पता है तो हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है, ये एक सवाल से सीख लेते हैं, एक छोटे से क्वेश्चन से सीख लेते हैं, एक छोटे से क्वेश्चन से सीख लेते हैं कैसे एक का इक्विवेलेंट दूसरे के इक्विवेलेंट को डिसाइड करता है। तो क्वेश्चन कुछ यूं है, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 300 मिलीलीटर aqueous sulfuric acid solution which is used for complete neutralization for 400 milliliter 2 molar aqueous aluminium हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। चलेगा? तो अब यहां एक के इक्विवेलेंट से दूसरे का इक्विवेलेंट पता करना और दूसरे के इक्विवेलेंट में वो पर्टिकुलर चीज निकालना, ये हमको देखना। तो एक बात बताओ, यहां पर कौन किससे रिएक्ट कर रहा है? H2SO4 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहा है। तो जब H2SO4 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहा है तो ऐसी स्थिति में ये एसिड और ये किसका काम करेगा? बेस का। और रिएक्शन का टाइप होगा न्यूट्रलाइजेशन। और अगर रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन की है तो एक बात हम कहेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। तो ये इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या कहेगा कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स H2SO4 का इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। बोलो भाई, दोनों ही आपस में बराबर होंगे। तो जब दोनों ही आपस में बराबर है तो ये बताओ नॉर्मेलिटी के टर्म में H2SO4 का इक्विवेलेंट क्या लिखा जाएगा? नॉर्मेलिटी गुणे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या लिखा जाएगा? मोलरिटी के टर्म में मोलरिटी गुणे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में गुणे वैलेंसी फैक्टर। तो एक बात बताओ, यहां इसकी नॉर्मेलिटी निकालनी थी और वॉल्यूम दिया था 300 मिलीलीटर, लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से भाग। यहां मोलरिटी दिया था 2, वॉल्यूम दिया था 400 मिलीलीटर, लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से भाग दो। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में 3 OH ग्रुप डिस्प्लेसेबल हैं तो वैलेंसी फैक्टर क्या आएगा? 3। तो क्या यहाँ नॉर्मेलिटी नहीं निकल आएगी? तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एक केमिकल स्पीसीज के इक्विवेलेंट पता है तो दूसरे के निकल जाएंगे, दूसरे के पता है तो पहले के निकल जाएंगे। और इक्विवेलेंट निकलने का मतलब
मास का निकलना, मोलैरिटी का निकलना, नॉर्मेलिटी का निकलना या अदर कंसंट्रेशन टर्म का निकलना, मोल का निकलना, चार्ज का निकलना, इन सारी चीज़ों का निकलना है। तो हमें इसकी बहुत ज़रूरत है इस कंसेप्ट की। उम्मीद करता हूँ आपने इसे सीख रखा होगा, या इसको और बेटर तरीके से एलॉबरेटेड वे में हम लोग कहाँ सीखेंगे, आपका मोल कंसेप्ट में सिखाएंगे। चलेगा? तो उम्मीद करता हूं बालकों कि आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का कंसेप्ट काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। इसकी जरूरत हमें आगे आयनिक इक्विलिब्रियम में पड़ेगी। तो अब हमें और कंसेप्ट सीखना है लॉग और एंटी लॉग का। ओके, चलिए, जय हिंद।